अब्दुल रहमान जो एक उमय्यद प्रिंस थे, अब्बासी फोर्सेस के खिलाफ लड़ते हुए वो उंदुलस पहुंचे और 756 एडी में अपनी रूलरशिप एस्टैब्लिश की। अंदलस और मुस्लिम स्पेन जहां कल्चर और क्रिएटिव स्किल्स ग्रो अप हो रही थी, यहाँ मुस्लिम हुक्मरानों ने क्रिश्चियंस और जूस कम्युनिटीज को मुकम्मल रिलीजन फ्रीडम दी, यहाँ तक कि इन्होंने नए चर्चेस तामीर करने की इजाज़त दी। ये पीरियड टॉलरेंस और रिस्पेक्ट की एक शानदार मिसाल था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि एआई की मदद से हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम उमय्यद स्पेन की कहानी शुरू करते हैं। एक ज़माने में सीरिया और इराक में सिविल वॉर चल रही थी और उमय्यद डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया गया। उसके बाद 750 सीई में अब्बासिड्स ने कैलिफेट संभाल ली। इस तब्दीली के साथ पावर का मरकज सीरिया से इराक मुंतकिल हो गया। अब्दुर्रहमान ने अब्बासी अफवाज से बचते हुए अल अंदलुस का रुख किया। 756 सीई में वहां अपनी हुकूमत मजबूत की। अब हम बात करते हैं अल अंदलुस की, जो एक बर्दाश्त और इल्मी ताउन का बेहतरीन नमूना था। यहाँ की सोसाइटी निहायत मल्टीकल्चरल थी। ये जगह बुनियादी तौर पर इसलिए भी ख़ास थी क्योंकि यहाँ लार्ज जूइश पॉपुलेशन पहले से मौजूद थी और उन्हें पहले क्रिश्चियन मेजॉरिटी के जुल्म का सामना था। जब मुस्लिम इन्वेडर्स यानी हमला करने वाले आए तो उन्होंने उनका इस्तकबाल बड़े प्यार से किया। बहुत सारे क्रिश्चियन अफराद हैरान हुए कि मुसलमानों ने इनकी प्रॉपर्टी का कोई नुकसान नहीं किया। उन्हें अपने चर्चेज में इबादत जारी रखने की इजाज़त दी गई, यहाँ तक कि नए चर्चेज बनवाने की भी इजाज़त थी। इमेजिन के ऐसे वक्त में भी फ्रीडम ऑफ बिलीफ यानी आज़ादी अकीदा और रिस्पेक्ट देखा गया। दोस्तों, जब हम तारीख के इन दिलचस्प लम्हात का जायजा लेते हैं, हमें याद आता है कि 851 में एक बड़ा अपराइजिंग हुआ था जिसका आगाज क्रिश्चियन लीडर्स ने किया था। यह बगावत दरअसल मुस्लिम रूलर्स के खिलाफ थी जिन्होंने अल अंदलुस मुस्लिम स्पेन पर हुकूमत कायम कर रखी। उनका ख्याल था कि मुकामी लोगों का इस्लाम कबूल करना मुस्लिम हुकूमत के खिलाफ एक तनकीद है। ये एहतजाज इसलिए था ताकि लोगों को दिखाया जाए कि मुस्लिम हुक्मरानों में बर्दाश्त न करने के जज्बात मौजूद हैं। मुस्लिम हुक्मरानों ने अपने रद्द-ए-अमल में बहुत सब्र दिखाया और ये पैगाम दिया कि तनाज़ात को नस्ल या मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने की बजाय हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। अब अगर हम उस वक्त के अल अंदलुस की बात करें, ख़ास तौर पर कॉर्डोबा की, तो यहाँ की तारीख़ी अहमियत कुछ यूँ बताई जाती है कि ये एक आला दर्जे की बर्दाश्त का नमूना था जहाँ मुख्तलिफ रिलीजियस बैकग्राउंड्स के लोग एक साथ रहते थे। स्पेनिश लोगों ने इसको ला कन्वीवियंसिया कहा। इमेजिन एक ऐसी जगह जहां इल्म और ताउन की कदर की जाती हो। यहाँ क्रिश्चियन, मुस्लिम और जूइश स्कॉलर्स के दरमियान बहुत अच्छा ताउन हुआ, जिसकी मिसाल यूरोप और एशिया में इल्मी मुबाहिसों से मिलती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस दौर के दो बड़े इल्मी शख्सियात, इब्ने रश्द जो कि एक मुसलमान फलसफी थे और माइमोनिडस जो कि यहूदी आलम थे, कोर्दोबा के शहरी थे और दोनों 12वीं सेंचुरी में तकरीबन 9 साल की दूरी से पैदा हुए। ये दोनों नाम हमें नेचुरल साइंस, मेडिसिन, लॉ, फिलॉसफी और एस्ट्रोनॉमी में नई बुनियाद रखने के लिए जाने जाते हैं। दोनों स्कॉलर्स कदीम ग्रीक से मुतासिर हुए, लेकिन उनके काम में अपनी ओरिजिनलिटी यानी असलियत भी शामिल थी। आप सोच सकते हैं कि एक जगह जहां दो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिलकर एक दूसरे के आइडियाज से फ़ायदा उठाते थे, इतनी क्रिएटिविटी कैसे आती थी। अब आइए बात करते हैं कॉर्डोबा की, जो अंडलुस का सेंटर था। अब्दुल रहमान ने कॉर्डोबा से बराह रास्त हुकूमत की और यहाँ मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। कॉर्डोबा बाद में लर्निंग और कल्चर का मरकज बन गया और दीगर यूरोपी शहरों को पीछे छोड़ दिया, जहाँ स्कॉलर्स यानी उलमा और इंटेलेक्चुअल्स यानी दानिश्वरों का इज्तिमा होता था। इस वक्त पेरिस की आबादी कॉर्डोबा के मुकाबले में बहुत कम थी और सिटीजन्स को नाइट लैंप्स और रनिंग वाटर जैसी सहूलियात मिलती थीं, जब बाकी यूरोप में सिर्फ चंद बार नहाने की रिवायत थी। कॉर्डोबा ने अपनी इंटेलेक्चुअल रेपुटेशन के बायस दुनिया भर के स्कॉलर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। यहाँ की तरक्की ऐसी थी कि दूसरी यूरोपियन सिटीज से काफ़ी एडवांस थी। कॉर्डोबा यूरोप में न सिर्फ एक शहर था बल्कि एक अजीम तालीमी और सकाफती मरकज के तौर पर मशहूर हुआ। अब्दुल रहमान ने बराह रास्त कॉर्डोबा से हुकूमत की, जो कि उमय्यद कैपिटल था अल अंदलुस का। उन्होंने एक अजीम मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया जो बाद में कॉर्डोबा की शान बन गई। उनके वारिसों में से अब्दुल रहमान थर्ड खास थे,
जिन्होंने स्पेन में एक शानदार सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शहर किस तरह अपनी तारीख और सकाफत के जरिए दुनिया भर में पजीराई हासिल कर सकता है? इसी तरह कॉर्डोबा भी एक इंटेलेक्चुअल सेंटर बन गया, जिसका मुकाबला सिर्फ बगदाद जैसे अजीम इस्लामिक शहर से हो सका। कॉर्डोबा की तारीखी अहमियत बहुत कुछ सिखाती है। 10वीं सदी में कॉर्डोबा में 5 लाख से ज्यादा लोग रहते थे। ये तादाद उस पीरियड के पेरिस की आबादी से 10 गुना ज्यादा थी। इस शहर की सड़कें 100 साल पहले ही स्ट्रीट लैंप से रोशन थीं, जबकि वेस्टर्न यूरोप के कई शहर सिर्फ साल में चंद बार नहाते थे। यहाँ रनिंग वाटर का निज़ाम हर घर में मौजूद था, जो कि एक जदीद इंजीनियरिंग की कामयाबी थी। आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट्स एंड साइंटिस्ट यहाँ आते और एक दूसरे को इंस्पायर करते थे। ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि किस तरह एक तालीम के मरकज़ और कल्चर ने कॉर्डोबा को दुनिया के नक्शे पर मशहूर कर दिया। टोलेडो ना सिर्फ अंदलस को ईसाई यूरोप से जोड़ता था, बल्कि ये वो शहर था जहां यूनानी माहिरीन जैसे प्लेटो यूनानी फलसफी, यूक्लिड यूनानी रियाजीदान, एरिस्टोटल यूनानी फलसफी और साइंसदान और गीलन यूनानी मुआलिज के कामों को दोबारा जिंदा किया गया। यहाँ की साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल ब्रेक थ्रूज ने फ्यूचर की फिजिक्स, सर्जरी और फार्माकोलॉजी की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। एक दिलचस्प वाकया माइकल स्कॉट का है, जो एक स्कॉटिश प्रीस्ट यानी पादरी थे। उन्होंने अरबिक की किताबों को लैटिन में ट्रांसलेट किया। उन्होंने अरबिक सीखकर मुस्लिम स्कॉलर जैसे अविसीना, इब्ने सीना और अवेरोइस इब्ने रुश्द की किताबों को लैटिन में ट्रांसलेट किया। उस तर्जमे ने यूरोपी तजदीद के लिए हालात को मजबूत किया, जिससे इल्म का आलमी सतह पर फैलाव मुमकिन हुआ। अब हम ग्रेनाडा की तरफ आते हैं, जो आज भी अपनी खूबसूरती और स्प्लेंडर के लिए मशहूर है। ग्रेनाडा का अल्हम्ब्रा पैलेस एंड गार्डन्स मिड 13th से मिड 15th सेंचुरीज के दरमियान तामीर हुआ था। इनिशियली ये एक मिलिट्री फोर्ट के तौर पे बनाया गया था, लेकिन नासरिद रूलर्स ने उसे एक मैग्निफिसेंट पैलेस में तब्दील कर दिया। अल्हम्ब्रा पैलेस एंड गार्डन्स का स्टेटस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का है, जिसकी वजह उसकी मुनफरद तामीराती अंदाज और सजावट की महारत है। ये साइट इस बात की गवाह है कि किस तरह मुस्लिम हुक्मरानी ने स्पेन पर 7 सदियों तक गहरे असरात छोड़े। अल्हम्ब्रा अंदलुस के भरपूर आर्ट्स की विरासत को वाज़े करता है। 1492 में ग्रेनाडा, जो आखिरी मुसलमान शहर था, फेर्डिनांड और इसाबेला की अफवाज ने मुहासरे में ले लिया। मोहम्मद 12, जो आखिरी मुस्लिम रूलर ऑफ अल अंडलुस था, अपने खानदान के साथ महल छोड़कर निकला। आखिर में हम रिकॉन्क्वेस्टा की बात करते हैं। रिकॉन्क्विस्टा का मतलब है दोबारा कब्जा करना, और ये नाम आइबेरियन पेनिनसुला में मुसलमानों से इलाके वापस लेने के अमल को जाहिर करता है। दोस्तों, बिल ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मुख्तलिफ कल्चर्स और रिलीजन्स कैसे एक साथ रहकर इल्म और सिविलाइजेशन यानी तहजीब में प्रोग्रेस ला सकते हैं। आज हमने उमय्यद स्पेन की तारीख, टॉलरेंस, इल्मी ताउन यानी इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन और आर्किटेक्चरल मार्वल्स यानी फने तामीर के बारे में तफसील से जाना, और फिर उमय्यद स्पेन शोकेसेस को एग्जिस्टेंस की सलाहियत को जाहिर करता है। आज हमने उमय्यद स्पेन की कहानियां सुनी, जिनमें कहा गया कि कैसे एक दौर में सीरिया और इराक में सिविल वॉर के बाद अब्बासिड्स ने हुकूमत संभाली। नौजवान उमय्यद शहजादे अब्दुल रहमान ने अब्बासिद से बचते हुए अल अंदलुस में अपनी हुकूमत कायम की। हमने एक टॉलरेंट एंड मल्टीकल्चरल माशरे के बारे में सीखा, जहां जूस, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स एक साथ पीसफुल रहते थे। कुर्दोबा, टोलेडो और ग्रेनाडा जैसे शहर इल्म सकाफत के मरकज थे। आखिर में हमने बात की रिकॉन्क्विस्टा इन 1492, जब मुस्लिम्स की आखिरी हुकूमत ख़त्म हुई और आइबेरियन पेनिनसुला की टेरिटरीज वापस ली गईं। अब करते हैं ओवरव्यू। 750 सीई में अब्दुल रहमान ने स्पेन में उमय्यद खानदान की बुनियाद रखी। 1469 सीई में किंग फर्डिनांड और मलका इजाबेला की शादी हुई। 1492 सीई में ग्रेनाडा का जवाल। 1478 to 1834 CE में पीरियड ऑफ द स्पेनिश इंक्विजिशन। क्विज टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, विच सिटी वाज नोन एज द इंटेलेक्चुअल सेंटर? इसका जवाब है ऑप्शन ए, कार्डोबा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इवेंट मार्क्ड द एंड ऑफ मुस्लिम रूल इन स्पेन? इसका जवाब है ऑप्शन डी, रिकॉन्क्विस्टा। क्वेश्चन नंबर 3, who was the young prince who established a government in Al-Andalus? इसका जवाब है ऑप्शन सी, अब्दुल रहमान।